हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण सीरीज में आज पारी है वर्णमाला की। तो वर्णमाला से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था दोस्तों, जिसमें हिंदी जो समिति है ना, मतलब केंद्रीय हिंदी समिति है, उन्होंने वर्णमाला में एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ा और अब वर्णमाला की संख्या 52 से क्या हो गई है, 53 हो गई है। तो इस अपडेट को ज़रूर याद रखिए और वो विशिष्ट संख्या क्या है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों, है ना। सॉरी, विशिष्ट व्यंजन क्या है उसको आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला जो होता है वो वर्णों का व्यवस्थित और क्रमिक क्या होता है, समूह होता है दोस्तों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो है वो दो प्रकार के हैं, मूल स्वर और क्या है, अयोग वहा। अगर मूल स्वर पूछे तो कितना है दोस्तों, 11 है, जो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ है ना। और अयोगवाह जो है वो 2 है, अनुस्वर और विसर्ग। तो हमारे पास कुल कितने स्वर है दोस्तों, 13 स्वर है। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो है वो टोटल अब कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारा जो एक विशिष्ट व्यंजन जुड़ गया है अपने व्यंजन की सीरीज में, तो व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी अब, 40, है ना। तो देखते हैं व्यंजन को कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उद्दित व्यंजन हम की संख्या कितनी है, 25 है। जो है क से म, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ऐसे। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 है, और वो क्या है, य र ल व। तो एग्जाम में दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन इसमें से कौन नहीं है, कौन है, इसकी संख्या क्या है ना। उसके बाद है स्पर्श, स्पर्शी या फिर ऊष्म व्यंजन। तो ये होता है हमारा स, श, ह, सॉरी, श, श, श और ह होता है, ठीक। द्विगुण उच्छिप्त, इसकी संख्या है 2, है ना। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन जिसमें है छ, त्र, ज्ञ और श्र, जिसकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन मतलब जो किसी वर्ण से क्या होता है, मिल के बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये जो है वो क से और किससे मिलकर बना है, हम जैसे कि लिखते हैं ना इसको इंग्लिश में, तो क्या लिखते हैं, KSH लिखते हैं। तो ये क से और श से मिल के बना है, ठीक है। उसके बाद है विशिष्ट, विशिष्ट व्यंजन जिसमें इसको जोड़ा गया है ना। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं हमारा मूल व्यंजन की संख्या कितना है, 33 है। और हम जब कुल व्यंजन की बात करें तो कितना है दोस्तों, 40 है। अब ये नया अपडेट है ना, नया अपडेट के अकॉर्डिंग क्या है, 40 है, लेकिन पुराने अपडेट के अकॉर्डिंग 39 था दोस्तों। अब देखते हैं थोड़ा सा अपडेट है ना। तो यहाँ पे कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, है ना। पहले तो 39 था। और कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 52 से 53 हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो विशिष्ट व्यंजन है वो क्या हो गया है, जुड़ गया है। अब देखते हैं कि स्वर वर्ण क्या है, कैसे है ना। तो स्वर वर्ण जो होता है वो स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण का उच्चारण जो है अबाध रूप से होता है, यानी कि ये स्वर वर्ण अपने आप में स्वतंत्र है ना। जैसे कि आप क बोलते हैं तो क के साथ अ निकलता है, तो वो क्या है, स्वतंत्र नहीं है, किसी पे क्या है, डिपेंड है ना। अब देख, और इसका वर्गीकरण किया गया है, मूल स्वर जिसको लघु स्वर या ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिसकी संख्या 4 है, अ ई उ री। दीर्घ स्वर है हमारा आ ई उ, जो बड़ा वाला है ना वो, तो इसकी संख्या 3 है। और संयुक्त स्वर, देखो स्वर भी क्या है, संयुक्त है। तो संयुक्त यानी कि जो 2 से मिल के बने हैं, 2 वर्णों से मिल के बने हैं, है ना। तो अ और ई से कौन बना है, ये बना है। और बड़ा ई से कौन बना है, ए बना है। उसी प्रकार से अ और उ से ओ बना है, और बड़ा उ से अ बना है। तो ये हमारा रहा संयुक्त स्वर। अब है मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण यानी कि मात्रा क्या होता है, मात्रा हमेशा स्वरों की बनती है। हम जानते हैं, कभी आ ई आ की क्या है, मात्रा है। कभी क का मात्रा सुने हो क्या, नहीं सुने हैं ना। तो हमारा जो मात्रा होता है वो हमेशा स्वर का ही बनता है, जो क्योंकि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब स्वर
स्वर का मेल होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं दोस्तों। व्यंजन वर्ण के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए हम जिसकी हेल्प लेते हैं, है ना, जब स्वर वर्ण का क्या हो जाता है, मेल हो जाता है, तो उसको हम मात्रा कहते हैं। मात्रा की संख्या 10 है ना। देखो हम जानते हैं स्वर वर्ण की संख्या कितनी है ना, 11 है। लेकिन इसमें हम जब अ को इंक्लूड नहीं करते हैं तो मात्रा की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। लेकिन 12 खड़ी में हम मात्रा की संख्या कितना देखते हैं दोस्तों, 12 देखते हैं, है ना, क्योंकि इसमें री को हटा कर लिखा जाता है ना, तो री को हटाते हैं तो हमारे पास 12 स्वर होते हैं, इसलिए इसकी गिनती में क्या होता है, 12 होता है और अ को हम नहीं लेते हैं। अब देखते हैं मात्रा के अकॉर्डिंग है तो एक मात्रिक, तो एक मात्रिक कौन कौन से हैं, एक मात्रिक यानी कि केवल एक मात्रा होगा और इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगेगा। तो एक मात्रिक है हमारा अ, ई, उ, री, तो इसको बोलने में भी कम टाइम लग रहा है जी, तो ये क्या है, एक मात्रिक। उसके बाद देखते हैं द्विमात्रिक, तो द्विमात्रिक में क्या होगा, दो मात्रा होगा और इसके उच्चारण में इन एक मात्रिक के तुलना में दुगना समय लगेगा। जैसे कि आ बोल रहे हैं, देखो अब मैं उच्चारण कर रही हूँ अ और आ, तो दोनों में टाइम डिफरेंस अलग है ना, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। आ, ई, उ, ये क्या है, द्विमात्रिक है, तो इसके साथ ही हमारा जो ए है, ओ है और अ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, द्विमात्रिक हो जाता है। तो इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 7 है। अब देखते हैं त्रिमात्रिक स्वर या फिर इसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में एक मात्रिक से तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लग रहा है ना, इसमें इसके उच्चारण में। इसका उपयोग दूर से पुकारने में उपयोग होता है, जैसे कि कई गाना वाना रहता है ना, तो गाना वगैरह हो चलता है तो उसमें जो ऐसा टाइप का नहीं रहता है दोस्तों, ऐसे, है ना, तो यही क्या है, हमारा त्रिमात्रिक है। अब देखते हैं जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, है ना, हम क्या पहले मात्रा के आधार पर देखे, फिर अब देखेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। तो जीव के प्रयोग के आधार पर, जैसे कि ये हमारा क्या है, जीव है, तो अग्रस्वर है ना, जिसको हम सामने से बोलते हैं उसको अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में हम ए ई का उच्चारण करते हैं ना, और मध्य स्वर में हम केवल अ का उच्चारण करते हैं, और अन्य स्वर यानी कि जितने भी बच गए, क्या क्या बचे, उ, ओ, अ, री और आ, इसका उच्चारण कहाँ होता है, पश्च स्वर में होता है। तो इस प्रकार से हम जीभ के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण करते हैं। अब बारी आती है अयोगवाह की, है ना, हम अभी जो देखे वो कितना है, वो तो स्वर का प्रकार था, है ना। अब देखते हैं अयोगवाह, है ना, मतलब ये सब स्वर का ही है, जिसमें है अयोगवाह, तो जो साथ रहकर भी पृथक रहता है। जो अयोगवाह वो होता है जो साथ रहकर भी क्या रहता है, पृथक रहता है दोस्तों। जैसे कि अनुस्वर, अनुस्वर इसका उच्चारण किससे होता है, नाक से, है ना, नाक से मतलब थोड़ा बोलते हैं अनुस्वर को। विसर्ग इसका कंठ से होता है। उसके बाद है अनुनासिक, तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुनासिक बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आंचल और बंदर है ना, तो जब इसको हम बोल रहे हैं तो मुख और नाक दोनों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है ना। उसके बाद है निर्नुनासिक, है ना, तो केवल मुख का प्रयोग होता है इसमें, मतलब मुख का बस प्रयोग होगा। और जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है पानी का, आकाश है, जल है, हवा है, तो इसका हम नॉर्मली क्या करते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं। तो ये था हमारा स्वर वर्ण के बारे में, है ना। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण क्या होता है, स्वर पर आश्रित होता है और इसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्पर्श व्यंजन हम देखे हैं ना कि कितने प्रकार स्पर्श व्यंजन होता है, अंतःस्थ होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, विशिष्ट व्यंजन होता है। तो इसी कड़ी में देखते हैं हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं दोस्तों, है ना। जो वर्ग है वो अघोष और अल्प प्राण, है ना, ये दोनों। उसके बाद होता है अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, है ना, सघोष महाप्राण, उसी प्रकार से सघोष अल्प प्राण। देखो अघोष अघोष
सघोष सघोष, है ना। और इसका क्रम क्या होता है, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण, इस तरीके से होता है। तो देखिए जो हमारा कंठ है, उच्चारण की दृष्टि से देखें तो कंठ से हमारा पूरा क वर्ण उच्चारित होता है, तालु से हमारा च वर्ण, मूर्धा से हमारा ट वर्ग, है ना, और दंत से हमारा जो त है वो, और ओष्ठ से हमारा प है वो। जब हम इसका उच्चारण करते हैं दोस्तों, तब हमें इसको समझने में आसानी होती है ना, कि कौन सा जो है वो कहाँ से उच्चारित हो रहा है। उसके बाद है, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको कि अल्प प्राण क्या है। तो अल्प प्राण ऐसा होता है जिसके उच्चारण में मुख से या फिर क्या कहते हैं, कम आयु या फिर कम वो निकलता है ऊर्जा, है ना। और महाप्राण क्या होता है दोस्तों, महाप्राण जिसके उच्चारण में मुख जो है वो ज़्यादा वायु निकालती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण बोलते हैं। सिमिलरली जो हमारा अघोष जो होता है वो ऐसा है जिसमें उच्चारण या फिर कंपन जो है वो क्या होता है, मतलब बिना कंपन के होता है ये। और जो सघोष होता है वो कंपन के साथ होता है। तो आप देख ही रहे हैं इस जो कॉलम है ना, ये जो सारणी बनी है दोस्तों, उसको आप नोट करके रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है ये। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा, है ना। कुछ इम्पोर्टेंस क्या होता है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि ए और ए दोनों का उच्चारण स्थल क्या है, तो ये है कंठ और तालु, है ना। उसी प्रकार से जो हमारा ओ और अ है, दोनों जो है वो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होता है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अब यही जो मैं पहले प्रीवियस में बताई कि देखो, कंपन के आधार पर वर्ण को जो व्यंजन वर्ण है उसको दो प्रकार से बांटा गया है, सघोष और अघोष। सघोष यानी कि जिसका उच्चारण कंपन के साथ होता है, अघोष यानी जिसका उच्चारण बिना कंपन के साथ होता है। ये तो था कंपन के आधार पर। अब वायु संवेग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण महाप्राण। तो अल्प प्राण में कम वायु या फिर कम ऊर्जा निकलती है, महाप्राण में अधिक वायु और अधिक ऊर्जा निकलती है ना दोस्तों। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। तो जो इस अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो य व रलावा है ना। जो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो क्या है लंबा बन रहा है, लेकिन आप लोग को पूरा A to Z बताना है, तो इतने टाइम तक तो बने ही रहना है दोस्तों। तो देखते हैं इसको। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा य व रलावा होता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित रहता है ना, तो वो अंतस्थ व्यंजन है। और उच्चारण में जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ को परस्पर सटाना पड़ता है, किंतु पूर्ण स्पर्श नहीं करता। देखो इसमें क्या होता है, ये जो है वो आपस में सटते हैं, यानी कि दंत है, तालु है, ये सब, लेकिन पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि व का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये होता है दंतोष्ठ से। और ये जो य व ह है ना, ये जो है उसको अर्ध स्वर बोला जाता है। ये सब एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मैं जितना भी बता रही हूँ, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अब है हमारा र क्या है, एक र को क्या बोलते हैं दोस्तों, लुंठित वर्ण बोलते हैं। ल को बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। तो इन सब को पूरा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आया भी है। अब है ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जो है स, स, ह और स, ह। इसका उच्चारण घर्षण में होता है ना, घर्षण से होता है। स बोलोगे तो थोड़ा सा लगता है ना कि घर्षण हो रहा है। तो इसके बाद देखते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो स्पर्श संघर्षी वर्ण में हमारा जो च वर्ग है वो आता है दोस्तों, है ना, इसको याद रखिएगा। द्विगुण वर्ण हमारा द्विगुण वर्ण है ढ और ढ, है ना। तो यह मूल व्याकरण में शामिल नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। ये जो है वो क्या है, तुर्की से लिया गया है। इसका अधिकतर प्रयोग मध्य में होता है, जैसे कि पढ़ना है ना। तो पढ़ना बोले तो ढ़ बीच में आया, पढ़ना है ना। तो इस तरीके से अब है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है हमारा छ, त्र,
ज्ञ और स्र। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा संयुक्त वर्ण किन किस से मिला है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हमारा ये स्वर, ये जो संयुक्त वर्ण है किस से मिल के बना है करके। तो आप देख ही रहे हैं, मैं लिख दी हूँ, ये है यह है ना, इस तरीके से। और ये हमारा स्र है जो इससे मिलके बना है स और र से। तो जो हमारा पहला वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है, और ये जो हमारा दूसरा वर्ण रहता है वो स्वर सहित होता है। तो इसको भी पूछ देते हैं दोस्तों एग्जाम में कि सामने जो संयुक्त व्यंजन है वह किस किस से मिल के बना रहता है ना। तो दे देगा ऐसे, तो ये क्या है, ये क्या है, मतलब कूट में भी पूछा जाता है इसको। फिर है इसका जो पहला वर्ण वो क्या रहता है, वो स्वर रहित रहता है, दूसरा वर्ण क्या रहता है, स्वर सहित रहता है। अब थोड़ा सा देखते हैं हम जो वर्ण है उसके बारे में कि कहाँ से लिया गया है, कैसे। तो विदेशज आगत ग्रहित नवीन विकसित वर्ण, तो इसमें हमारा तुर्की से है ये, है ना। अंग्रेजी में ये है आ करके, है ना। अरबी फारसी से ये है, जब नीचे में ऐसे डॉट डॉट वाला आता है ना ये, तो ये क्या हमारा अरबी फारसी से हो जाता है। अब देखते हैं हमारा अन्य वर्ण। अन्य वर्ण में क्या क्या आता है, काकल्य वर्ण या फिर इसको स्वर यंत्री भी बोला जाता है, जो हमारा है। उसके बाद है वश्चर्य वर्ण, जिसको जल रस, इस बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, जल रस, है ना। तो ये क्या है हमारा वश्य वर्ण, है ना। उसके बाद है वृत्तमुखी, तो ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करने पर हमारा जो होठ है वो वृत्त की तरह हो जाता है, तो वृत्तमुखी, जैसे कि ओ, अ, उ। ये तो हो जाएगा वृत्तमुखी, है ना। फिर अवृत्तमुखी, तो ऐसे वर्ण जिससे हमारा जो होठ है वो गोल नहीं होता है, तो वो क्या, जितने भी अन्य वर्ण है जैसे कि आ है, ई है, ये सब किस में आ जाएगा, अवृत्तमुखी में। अब बात करते हैं दोस्तों संवृत और विवृत जो स्वर है उसके बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना। हमारा संवृत ये स्वर है ना। तो संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो सकरा हो जाता है, और इसकी संख्या कितनी है, 4 है, यानी कि मुख द्वार जो है वो सकरा हो जाएगा, वो संवृत है। ई उ है ना। उसके बाद है अर्ध संवृत, देखो संवृत, अर्ध संवृत, उसके बाद विवृत, अर्ध विवृत। संवृत की संख्या कितनी है दोस्तों, 4 है। अर्ध संवृत की संख्या कितनी है, 2 है, जो क्या है, ए और ओ है ना, ओ है। विवृत है हमारा आ और आ, आंचल वाला जो आ रहता है ना दोस्तों वो। अर्ध विवृत में हमारा ए ओ और क्या है, आ वाला, है ना, ये दे ऐसी वाला। इसमें क्या है, बिंदु है, इसमें बिंदु नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा विवृत स्वर क्या होता है, संवृत और विवृत स्वर क्या है, हो जाता है। अब दोस्तों ये जो था वो हमारा था वर्णमाला का, है ना, वर्णमाला का पूरा कंप्लीट है ये। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लंबा ज़रूर था दोस्तों, लेकिन आप लोग को जो जानकारी मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी है, क्योंकि ये पूरे अपडेट के साथ मिला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।